मतलब हम बस एक कॉलर है मौलाना साहब, उसके बाद कुछ सवालात का सिलसिला करेंगे जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम नाम क्या है आपका? सागर सागर भाई, क्या पूछेंगे मौलाना साहब से? पूछिए। है। मैं तो 2006 साल से कुवैत आया 2006। मैं वो आने का टाइम पर पापा का एक जमीन बेच दिया, माजरा था, वो दूसरा आदमी से बेच दिया। सही। वो पैसा से, पूरा पैसा से मैं वीसा खरीद करके कुवैत आया। सही हो गया। अभी इतना तक जितना पैसा आया मैं पूरा बाबा मामा का पास ही दिया। मेरे पास एक अकाउंट भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। सही। अभी बाबा मामा दोनों घुसर गया। मैं कुवैत पे, मैं उसके साथ नहीं मिला, उसका दाफन भी मेरे नसीब से नहीं मिला। अभी वो मेरे भाई बहन बोलता है तुम्हारा वो जमीन का भी बहुत महंगा होगा। अभी वो टाइम सस्ता था। अभी बोलता है वो जमीन का जितना पैसा हम लोग का आएगा वो पैसा तुम दे दो। मैं बोला मेरे तो अकाउंट नहीं है, वो पैसा मैं बाबा मामा को पास दिया, तुम लोग को मैं क्यों देगा? सही बात है। अभी दूसरा आदमी बोलता है वो इस्लाम का कानून है, वो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा चलेगा। नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, इस्लाम का कानून है तो मैं वो भाई लोग को देगा, मेरे परेशानी आएगा, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा आप सागर भाई रेडियो सुनिएगा, अभी मौलाना साहब आपको इसका जवाब देंगे, ठीक है? ओके मौलाना साहब, आपको सवाल समझ में आ गया? सवाल बहुत आसान सा है। उन्होंने वालिदैन से एक जमीन ली और उस जमीन की कीमत उन्होंने वालिदैन को अदा भी कर दी, यानी एक तरह से खरीदी उन्होंने। मगर उनके इंतकाल के बाद वो जो बाकी बहन भाई हैं वो कह रहे हैं कि इसमें हमें भी हिस्सा दो। जी, असल में देखें, मुश्तरका तर्ज़ रिहाइश जो बर्र सग़ीर पाक व हिंद में आम है, इसके जो नुक़सानात हैं उन नुक़सानात में से एक नुक़सान ये भी है कि बड़ा बेटा होता है, वो कमाता है और अपनी सारी कमाई अपने वालिद को देता जाता है। उसके छोटे भाई होते हैं, उनकी तालीम की किफ़ालत भी होती है, बहनों की शादियां भी होती हैं, और कुछ भाई ऐसे ही घर में बैठ कर के खा रहे होते हैं। लेकिन बड़ा भाई जो है ना, कमाया और अपनी सारी कमाई घर में अपने वालिद को देता गया। वालिद ने उससे जायदाद भी ख़रीदी, लेकिन अब ये जब घर जाता है तो उस जायदाद के हक़दार उसके सारे भाई बन जाते हैं। सही बात है। ये मुश्तरका तर्ज़ रिहाइश के नुक़सानात में से एक नुक़सान है। शरीयत इसकी तायद नहीं करती। हमारी शरीयत क्या कहती है? हमारी शरीयत ये कहती है कि आप जो कुछ कमा रहे हैं, कमाई आपकी है, अलबत्ता माँ बाप की किफ़ालत होनी चाहिए। उसी तरीक़े से भाइयों और बहनों की भी किफ़ालत, अगर आप बड़े भाई हैं तो आप ही की ज़िम्मेदारी है। लेकिन आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जो कुछ भी कमाते हैं सब के सब अपने वालिद को दे दें और वही ज़मीन जायदाद तैयार करें, यहाँ तक कि अगर अल्लाह न चाहे आपकी मौत हो गई तो बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो तरीक़ा इख्तियार किया जाता है गलत तरीक़ा है, जिसका शाखसाना हमें भाई के सवाल में देखने को मिल रहा है। बरकैफ़ हम ये अर्ज़ करेंगे कि अगर आपने अपने वालिद साहब को पैसे दे करके ज़मीन ख़रीदे थे तो आपकी कमाई के वो पैसे थे और उस ज़मीन के आप ही हक़दार हैं, आपके भाई उसके हक़दार नहीं। लेकिन समाजी रिवायत की बुनियाद पर आपने हो सकता है रजिस्ट्री नहीं कराई हो या जो भी मसाइल हों, तो अब अगर क़ानूनी कार्रवाई उस नहीं की थी सही तरीक़े से और उस पर आपके भाई दावा कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन शरई नाहिया से अगर आपने अपने वालिद साहब से ज़मीन ख़रीदी थी तो वो ज़मीन आपकी है, उसमें आपके भाइयों का हक़ नहीं। बहुत अच्छा हो गया मौलाना साहब। वो शरई तौर पे पूछ रहे थे सिर्फ, वो जी हाँ, कहते कि अगर शरई तौर पे मौलाना साहब ये कहेंगे कि मुझे अपने भाइयों को देना चाहिए तो मैं दे दूंगा, वरना अगर नहीं कहेंगे तो नहीं दूंगा। सही नहीं है? वो शरई की बात कर रहे थे इस्लामी रूह से। अगर वो एहसान करना चाहें अपने भाइयों पर तो अलग बात है, वरना उन्होंने अपने पैसे से ज़मीन ख़रीदी है तो उस ज़मीन के वही हक़दार हैं, पैसे उनके लगे हैं, भाइयों के नहीं लगे।